हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में हाइड्रोकार्बन्स की। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग लेक्चर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जीओसी और आइसोमेरिज्म पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी हाइड्रोकार्बन देखना चाहता है उसे जीओसी और आइसोमेरिज्म आनी ही चाहिए। हाइड्रोकार्बन अपने आप में एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल को काफ़ी हद तक कवर करेगा। तो जिन लोग ये सोच रहे हैं कि बोर्ड के पेपर हैं या हाफ ईयरली होने वाले हैं उसमें एल्काइल हैलाइड आ रहा है, उनके लिए भी हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे चैप्टर ग्रो करेगा तो मैं समझ में आएगा कि एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल काफ़ी हद तक कवर हो ही रहा है ना। तो इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तभी मजा आएगा, और पूरी सीरीज़ को देखना है। अब ऑर्गेनिक चलेगी धड़ाधड़, है ना। फटाफट करते जाएंगे ऑर्गेनिक, और हाइड्रोकार्बन के तुरंत बाद हम लोग फिर से स्टेट्स ऑफ मैटर पर पहुंच जाएंगे 11th में, और 12th में हम लोग शुरू कर देंगे अपना एल्काइलाइड अल्कोहल ईथर, उधर चलेंगे। ठीक है, तो आराम से करना है। और जो यार आइसोमेरिज्म का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है वो बिल्कुल आने वाली है, एक आध दिन में आ जाएगी। हम लोग अपने सीक्वेंस को नहीं तोड़ते हैं, जो बीच में दिन बचते हैं हमारे पास, जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बचता है, तो उसमें किसी एक दिन तुम्हारे पास वो भी आ जाएगा। उसका नोटिफिकेशन मैं पहले से ग्रुप पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। और हाँ, बाकी लोग भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आओ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ कुछ ट्रिक्स और उनके पीडीएफ भी शेयर करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट्स की, जिनसे तुम्हें याद करने में मदद मिलेगी। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग बात को अपना शुरू करें। हम लोग वो नोट्स कहाँ पे मिलते हैं हम लोग जानते हैं। देखो, कुछ चीज़ें मैंने इस बार भी लिख के रखी हैं और कुछ चीज़ें मैं साथ में लिखूंगा, जैसे तुम्हें प्रैक्टिस साथ साथ होती जाए। तो हमें नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? नोट्स हमें मिलते हैं dextercam.in पे। वहाँ पे जाएंगे, बैच पे क्लिक करेंगे, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर को क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसकी प्रॉब्लम शीट यार 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। आज हाइड्रोकार्बन की प्रॉब्लम शीट नहीं मिलेगी, तो अभी करनी भी नहीं है। पहले जीओसी और आइसोमेरिज्म की कंप्लीट करो, और पीवाईक्यूज वाली भी वीडियोस देख लो जरूर ध्यान से, है ना। पीवाईक्यूज देखने जरूरी हैं। ठीक है, मैं एक काम करूँगा कि पीवाईक्यू वाला भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जिससे कि तुम वहाँ से भी देख सको। ठीक है, और अल्टरनेटिवली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट नोट्स का भी लिंक होगा, तो वहाँ पे भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो डिस्कशन को अपने शुरू करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। क्या होगा इसमें? हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। हाइड्रोजन्स और कार्बन्स होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एल्केन्स है। एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। एल्कीन्स CnH2n, और एल्काइंस CnH2n-2। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम जानते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हम लोग बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ से ये बात शुरू करेंगे। ठीक है, 11th वालों के लिए ये चैप्टर बैकबोन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर ये तुम्हें ढंग से आ गई तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात ध्यान रखनी है ना, कि 11th वालों को ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, और स्कूल में भी आ रहा होगा कई लोगों के हाफ ईयरली में, तो उन्हें इसमें भी मदद मिल जाएगी। तो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स से बात शुरू करते हैं। एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं, तो नॉमेनक्लेचर हम लोग IUPAC वाले वीडियो में जाके देख लेंगे, नॉमेनक्लेचर में करना आ जाएगा। ठीक है, अब एल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। n की वैल्यू 1 2 3 4 डाल सकते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो एल्केन क्या बन जाएगी? CH4। n की वैल्यू 2 ले लें तो एल्केन बन जाएगी C2H6, और n की वैल्यू 3 ले लें तो C3H8 बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगी। ये 8 गंदा बन गया यार। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट करेंगे। बड़ा लेक्चर होने वाला है। बड़ा का मतलब है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। टाइम बड़ा होने वाला है, ये मैं नहीं कमिट करता है। टाइम तो तुम जानते हो कि थोड़ा सा मैं तेज चलता हूँ, तो प्रिसाइजली पेन पेंसिल लेके जो भी बैठो, कॉपी लेके, और साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, पॉज कर करके देखो वीडियो, एक स्क्रीन को फ्रेम को रोक लो, मेरी बात को 2 बार सुनो, और तुम्हें ये साथ में आता जाएगा। ऑर्गेनिक आएगी तो ब्लड में घुल जाएगी, कभी रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक है ना। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहला बात करते हैं फ्रॉम रिडक्शन। अब रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस करेंगे। बाकी कंपाउंड्स को भी रिड्यूस करके एल्कीन बनाएंगे, लेकिन पहले एल्कीन्स और एल्काइंस को देख लेते हैं। तो जब एल्कीन की रिएक्शन H2 के साथ Pt और Pd और रेने निकल के साथ होती है, रेने निकल कहते हैं किसे हम? फाइनली डिवाइडेड निकल। मतलब क्या किया? निकल को पूछ लिया,
छोटा छोटा पीस लिया निकल को, उसका एक हमने सरफेस पे बिछा दिया और उस पर हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करा दिया ऊपर से। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी। जब हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब होगी तो अगर देखो ध्यान से, तो निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जो ऊपर डॉट 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 से एड्जॉर्ब हुई है, ये क्या करेगी, एल्कीन पे सेम साइड से ही जोड़ेगी। ये कैसी है, यहाँ पे लिखते कैसे जोड़ रही है, ये सेम साइड से जोड़ा रही है। कैसे जोड़ा रही है, सेम साइड से जोड़ा रही है। तो ये कैसे यहाँ पे लिखेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा सी के साथ एच आ जाएगा और सी के साथ एच आ जाएगा। अब क्योंकि ये सेम साइड से जोड़ रही है, सेम साइड का मतलब होता है सिस या सिन, तो ये कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है। कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है। सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजनेशन जो है कैसा एडिशन है, सिन एडिशन है। तो हमने अगर एल्किन ले ली तो इसके अब हमें प्रोडक्ट लिखना है, तो क्या करेंगे, सिंपल CH2 और CH3 दोनों तरफ HH दे दिया और बॉन्ड को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड को HH दो और बॉन्ड को तोड़ दो। सिंपल बात है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे भी क्या बना रहे हो, ये एल्केन बन गई। H2BT से ऐसे बनाया तो क्या बन गया, देखो जरा। अब ये सेन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा। मैं स्टीरियो केमिस्ट्री भी साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, दोनों वेज पे लगा सकते हैं या दोनों डैश पे लगा सकते हैं। अब अगर हम सिस एल्कीन ले लें, एल्कीन कैसी ले लें, सिस। देखो अब स्टीरियो केमिस्ट्री रोल प्ले करना शुरू करेगी। हम लोगों ने जिसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी थी उसका यूज अब शुरू हो रहा है। तो हमने अगर सिस एल्कीन ले ली, हमने क्या ले ली, सिस 2 ब्यूटेन ले ली। क्या है, सिस, और इसमें D2PT जोड़ा। D2 क्या है, ड्यूटेरियम। तो बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह ऐड होगा, सिन एडिशन होगा तो क्या करेगा, ये कंपाउंड जो बनाएगा उसे मैं डायरेक्टली फिशर बना रहा हूँ, है ना। अभी फिलहाल के लिए याद रखेंगे कैसे बना, क्यों बना, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है कि ये बन गया। तो ये CH3 और यहाँ पे H और H आ गया। तो दोनों D सेम साइड है। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ये क्या है, ये POS है। तो ये कैसा कंपाउंड है, मीसो कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, मीसो कंपाउंड है। अगर तुम इसे ध्यान से केवल देखोगे ना यार, मेरी बात सुन के प्रॉपर साथ साथ लिखोगे तो तुम्हें ऑर्गेनिक एकदम मक्खन की तरह आएगी। और ये मैं शर्त लगा सकता हूँ इसकी, और कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, कोई जुगाड़ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। फंडामेंटली चलो, बढ़िया से पढ़ो, डेवलप हो जाओगे तो फिर IIT JEE तो निकलेगा और नहीं निकलेगा या कुछ भी हो, और कुछ हुआ या IIT के बाद भी तुम्हें कभी मेरी तरह पढ़ाने का मन करेगा तो इंडस्ट्री में नौकरी भी आसानी से मिलेगी। कॉपी मत फेंकना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कभी तुम मेरे पास आओगे कि सर आपसे पढ़े थे, अब आपके पास पढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल यू आर वेलकम। हम लोग भी तो टीम एक्सपेंड करेंगे, 4 साल में तो यार ग्रो कर ही जाएंगे ना हम लोग भी। हम लोग यहीं थोड़ी रुके रहेंगे, तो हमें भी लोग चाहिए होंगे। तो हो सकता है तुम हो नेक्स्ट, है ना। और मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल भी, लेकिन उसके लिए अभी तो तुम लोगों को पहले से बड़ा करना है। तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है बड़ा करना, ठीक। तुम्हारा काम है कि चैनल को लोगों तक भेजो, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ, और लोगों को अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं। तो कम से कम तुम्हारे दोस्त लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे, उनके पास तक बात तो पहुँचेगी, ठीक है। और तुम्हारी बात की वैल्यू ज़्यादा है मेरी बात से, ये तो मैं जानता ही हूँ, है कि नहीं। तो D2PT अगर हमने ट्रांस 2 एल्किन ले ली, ये कैसी एल्किन है, इसका नाम क्या है, अरे यार इसका नाम क्या है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो एडिशन तो कैसा होगा, सिन एडिशन ही होगा। एडिशन सिन होगा। जब ट्रांस एल्किन पे एडिशन होता है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, तो बनता क्या है, दोनों D अपोजिट तरफ आ जाते हैं। और क्योंकि ये ऐसा बना, इसकी एक मिरर इमेज ही बन सकती है। तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनाएंगे भाई, इसकी मिरर इमेज में D यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, ये CH3 और ये CH3। तो देखो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। अगर हम इसे उठा के इस पर रखने की कोशिश करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा ना। देखो H की जगह D आ रहा और D की जगह H आ रहा। तो ये क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images of each other, mirror images
ऑफ ईच अदर है, तो ये क्या बन गए, इनैंशियोमर्स बन गए। और क्योंकि इनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में बनेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, रेसमाइजेशन होगा। क्या होगा, क्योंकि इनैंशियोमर बने और इनैंशियोमर इक्वल अमाउंट में बने तो इसमें क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा। तो अगर ट्रांस एल्कीन पे सिस एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, इस टेबल को ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे कोर्स के एंड तक, है ना। कोर्स के एंड तक इस टेबल को याद रखेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। क्या कि सिमेट्रिकल एल्कीन टाइप है, अगर एल्कीन टाइप सिमेट्रिकल है तो एल्कीन कैसी है, अगर सिस एल्कीन है, अभी हम लोगों ने ली थी सिस एल्कीन, एडिशन कैसा लेना है, सिन, तो प्रोडक्ट हमेशा मीजो बनेगा। ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एंटी एडिशन है या ट्रांस एडिशन है तो मीजो बनेगा। ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन है तो रेसिन मिक्सचर बनेगा, और सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन है तो रेसिन मिक्सचर बनेगा। तो मतलब अगर एल्कीन और एडिशन टाइप सेम हो जाएगा तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर एल्कीन और एडिशन टाइप अपोजिट होगा तो रेसिन मिक्सचर बनेगा। तो याद रखने के लिए कार्य याद कर रख सकते हो, सिस एंटी रेसमिक, याद रह पाएगा ये बात कि सिस एंटी रेसमिक, ये नोटेशन याद रहेगी। पेन पेपर लेके बैठे हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आराम से, कोर्स की चिंता किए बिना जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लो, बहुत है ना। मैं कोर्स तो खत्म करा ही दूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ साथ साथ वो टॉपिक कंप्लीट करो कि उसका मीन्स आज हो जाए तब भी तुम पेपर कर पाओ। ऐसा मत करो कि यार कि आज पढ़ लिया फिर दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर 3 बार रिवाइज करेंगे ना। ऐसा पढ़ो सॉलिड की जो पढ़ लिया वो से रिवाइज करने की नौबत कम से कम आए, खासकर ड्रॉपर्स को और 12th वालों को। 11th वालों के पास टाइम है, वही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 12th और ड्रॉपर वाले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार आ गया, सिस एंटी और रेसमिक आ गया। अब ध्यान रख पाओगे सिस एंटी रेसमिक की, जब एल्कीन और एडिशन टाइप सेम होंगे तो मीजो प्रोडक्ट, और अपोजिट होंगे तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और कार से तुम्हें पूरा सीरीज याद रहेगी, सिस एंटी रेसमिक है तो ट्रांस सिन और रेसमिक हो जाएगा, सिस सिन मीजो हो जाएगा, और ट्रांस एंटी मीजो हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें ये एल्कीन कैसी है, एल्कीन कैसी है, सिस है, सिन एडिशन है, तो इससे क्या बनेगा, मीजो प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे एच आ जाएगा, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये मीजो बन गया। ठीक, जब एल्काइन को H2PT के साथ ट्रीट कराते हैं, जब एल्काइन को H2PT के साथ ट्रीट कराते हैं तो भी एल्केन बनते हैं, CH2 2 बार ऐड कर देंगे। ठीक, अब सिंपल बात है, H2PT से हम एल्कीन को रिड्यूस कराएं या एल्काइन को रिड्यूस कराएं, दोनों केस में एल्केन बनेंगे। और एल्काइंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखने का कोई सेंस नहीं बन रहा है इस केस में, क्योंकि 2 बार हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो लॉस हो ही जाएगी, उस पर आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, अब फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्कीन यूजिंग डाइइमाइड देखते हैं। अब एल्कीन पे हमने क्या किया, एल्कीन पे हमने डाइइमाइड की रिएक्शन कराई। डाइइमाइड इज N2H4 और H2O2 से मिला के हम डाइइमाइड बनाते हैं, जिसे हम N2H2 कहते हैं। क्या कहते हैं, N2H2 इज कॉल्ड डाइइमाइड। हाईलाइट कर देता हूँ जिससे याद रहेगा, ये डाइइमाइड है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, जब हम एल्कीन पे N2H4 की रिएक्शन कराएंगे तो सिन एडिशन होगा और हाइड्रोजन दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी कैसा एडिशन है, सिन। अब हम बात करना चाहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस की। एल्काइंस की रिएक्शन अभी हम लोगों ने ऊपर देखी थी कि H2 अगर हम PT के साथ कराएंगे तो एल्केन बन जाएंगे। ठीक, अगर हम H2 की रिएक्शन PDBaSO4 के साथ कराएंगे और सल्फर क्विनोलिन ले लेंगे, एल्काइन की रिएक्शन H2PDBaSO4 या सल्फर क्विनोलिन ले लेंगे, तो हम उससे क्या बनाएंगे, सिस एल्कीन बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे, सिस एल्कीन बनाएंगे। इस रिएजेंट का नाम बता सकते हो क्या है, ये नीचे लिखा हुआ, इस रिएजेंट का नाम लिंडलार्स कैटलिस्ट है। क्या नाम है इसका, नाम लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक, तो BaSO4 या सल्फर क्विनोलिन यूज़ की जाती है किसके लिए, पॉइजनिंग ऑफ द रिएजेंट, क्योंकि PD के साथ अगर H2PD ले लेंगे तो डायरेक्ट एल्केन बनना चाहिए था, लेकिन हमें एल्कीन पे रोकनी है, तो कैटलिस्ट को हमने क्या करना, पॉइजन करना है, जिससे रिएक्शन की एक्टिविटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इससे कैसी एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमने ये एल्काइन ली
और इसमें हमने ये क्या है, इसका नाम फिर से लिख दें, ये क्या है, ये लिंडार्स कैटलिस्ट है, क्या है, लिंडार्स कैटलिस्ट, ध्यान रखेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडार्स कैटलिस्ट है। अब जब लिंडार्स कैटलिस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इससे सिस एल्कीन बन जाएगी, सिस 2 ब्यूटीन बन गई, ठीक। फिर इसका कराते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए याद रखेंगे केवल कि बर्च रिडक्शन कराते हैं तो इससे ट्रांस एल्कीन बन जाती है, क्या बन जाती है, ट्रांस एल्कीन बन जाती है, ट्रांस 2 ब्यूटीन बन गई। तो लिंडार कैटलिस्ट से कराएंगे तो सिस 2 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, सॉरी लिख दिया, सिस ट्रांस लिख देते हैं, ट्रांस एल्कीन बन लगी, 2 ब्यूटीन तो ही नहीं है, ब्यूटीन तो ली नहीं है, ठीक है। यार कभी कभी ना मैं बोलता कुछ हूँ लिख कुछ देता हूँ, तो उसके लिए यार मेरे को माफ़ कर देना, मैं मतलब कभी हो जाती मिस्टेक तो कमेंट करके बताओगे, मैं रेक्टिफाई कर दूंगा उसे तुरंत ही, है ना, मैं हो जाता है कभी कभी, इतना सारा लिख रहा हूँ यार, है ना। तो अगर Na लिक्विड अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा, ट्रांस एल्कीन बनेगी। देखो कैटलिस्ट में C आता है तो इसका मतलब सिस, और इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांस आता है तो ट्रांस, ठीक। Na लिक्विड अमोनिया इज अ पैरामैग्नेटिक ब्लू कलर सोल्यूशन, ये बात IIT ने पूछी थी, IIT जेई में आ चुकी है एक बात, ये पूछा गया था, स्टेटमेंट ही पूछ लिया गया था सीधे सीधे, तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि Na लिक्विड अमोनिया इज अ पैरामैग्नेटिक ब्लू कलर सोल्यूशन एंड दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये ब्लू कलर किसकी वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ठीक। लिख देते हैं एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसके आगे एक लाइन और लिख देता हूँ, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इंक्रीजेज द पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक। अब एल्काइन की रिएक्शन अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया से कराएं तो क्या होगा, ट्रांस एल्कीन बनेगी। बनाओ जरा भाई, ट्रांस एल्कीन कैसे बनेगी, तो ट्रांस एल्कीन बन गई, ठीक। ये क्या बन गई, ट्रांस 2 ब्यूटीन बन गई। अगर हम अब साइक्लो ऑक्टाइन ले लें, ट्रिपल बॉन्ड हम ऑक्टाइन में तो लगा सकते हैं लेकिन हेक्साइन में नहीं लगा सकते, है ना। तो साइक्लो ऑक्टाइन अगर ले लें तो Na लिक्विड अमोनिया H2PD BSO4 से रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, H2PD BSO4 से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, सिस एल्कीन बन जाएगी। और अगर हम इससे कराएं तो इससे ट्रांस बन जाएगी। ट्रांस कैसे बनाएंगे, गजब बनी ना, ट्रांस बनी। देखो इसमें जो हाइड्रोजन है वो ट्रांस है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो नंबर कैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये IUPAC नंबर नहीं, मैंने तुम्हें 8 बना के दिखा दिया, और जो लाइन क्रॉस कर रही है क्या है 3D में है, तो ये ट्रांस बन गई, और ये क्या बन गई, सिस। तो हम ध्यान रख पाएंगे कि सिस एल्कीन किससे बनती है, H2PD BSO4 से बनती है, और ट्रांस एल्कीन किससे बनती है, ट्रांस एल्कीन सोडियम लिक्विड अमोनिया से बनती है। इतनी बात क्लियर है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करें तो क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन में जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। हमें रेजेंट्स भी थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, रटने की जरूरत नहीं है लेकिन ध्यान तो रखने पड़ेंगे बाबूजी, है ना। इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, जहमत उठानी पड़ेगी कि याद रखने हैं। और एक बात कि हमें एक्सेप्शंस याद रखने हैं, ये याद रखना, वो याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, कोई एक्सेप्शन पेपर में नहीं आता, सबके लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। और यार जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन मेंस में 2 आते हैं 3 आते हैं, तुम्हारा टारगेट केवल मेंस है क्या। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लोग कह रहे थे कि ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए कोई और टीचर बताने जो केमिस्ट्री के हैं भी नहीं, बताने कि ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। अरे यार नहीं पढ़ सकते ना मेरे भाई। जीओसी आइसोमरिज्म को ढंग से पढ़ के जब मैकेनिज्म को समझ के करोगे तभी अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे, और सिलेक्शन उन क्वेश्चन को लगाने से कभी नहीं होता जो सारी दुनिया लगा पाती है।
सिलेक्शन उन क्वेश्चंस को लगाने से होता है जो बाकी लोग नहीं लगा पाए और तुमने लगा दी, तभी तो रैंक आएगी। जो सब लगा दे रहे हो उनसे क्या फ़ायदा? तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कहाँ से लाएंगे? इसलिए यार मतलब मेरी बात मानो तो ठीक से ही पढ़ो यार। मतलब जिन्होंने कहा वो सीनियर आदमी है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए, है ना। सब लोगों का अपना एक्सपर्टाइज फील्ड है, उसमें मैं मतलब इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान से पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ पाए तो दिक्कत आएगी। और मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग मेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वैसा तो होगा नहीं कि ऑर्गेनिक मेंस के बाद फिर से दोबारा मैकेनिज्म करना शुरू कर देना, फिर तो अच्छे सवाल ही लगाएंगे। तो क्यों ना अच्छे से की जाए, जिससे मेंस भी हो जाए और एडवांस भी हो जाए, काम खत्म हो एक ही बार में, बार बार झंझट खत्म हो, है ना। तो अगले 2 महीने में तुम्हारी ऑर्गेनिक एकदम मक्खन करा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। बस तुम्हारा काम केवल इतना ही है कि लोगों तक पहुंचाते रहो मेरी बात को, ठीक। अब क्लीमेंसन रिडक्शन कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम है। इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है? ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है। ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है इसका मीडियम। तो इसमें CO को रिप्लेस कर देते हैं CH2 से, ZnCl2 बनता है और वाटर बनता है। इसकी मैकेनिज्म की एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं है, आगे जरूरत होगी तब बताऊंगा। तो ZnHg को कहते हैं जिंक अमलगम। ZnHg को क्या कहते हैं? जिंक अमलगम। इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है। इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है तो ZnHg अगर हमने लिया तो इससे क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड उड़ जाएगा। ZnHg कॉन्सेंट्रेट HCl से क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन की। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन किस में होता है? वो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है। किस में होता है? वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है। बेसिक मीडियम जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा था एसिडिक मीडियम में, वैसे वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है। बेसिक मीडियम में हम जो रिएजेंट लेते हैं वो हाइड्राजीन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो N2H4H+ और NaOH के साथ हीट करते हैं तो इसमें भी एल्केन बन जाती है। मैकेनिज्म हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के टाइम पे लिखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात को, ना। तो डायरेक्टली हमने C डबल बॉन्डो को गोली मार के उड़ा दिया और क्या बन गया? एल्केन बन गया। इन जनरल अगर दोनों से ही एल्केन बन रहा है तो कौन सा बेटर वे है? कौन बेटर वे है? तो ये बताने के लिए हम क्या कहेंगे कि इन जनरल वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन इज ए बेटर वे ऑफ रिड्यूसिंग एल्डिहाइड कीटोन्स इनटू एल्केन्स एज इट गिव्स बेटर यील्ड। क्योंकि वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में यील्ड बढ़िया आ रही है, इसलिए वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन इज ऑलवेज अ बेटर मेथड इन जनरल। ऑलवेज नहीं, इन जनरल अ बेटर मेथड देन क्लीमेंसन रिडक्शन, क्योंकि वो बेटर यील्ड देता है। सिंपल बात है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। और यार डिब्बे बना के पानी निकालने वाली तकनीक हमें नहीं आती है, वो मैं सिखा दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। बट लेकिन हमेशा बेहतर होगी ये कहना सही नहीं है, ठीक। वी हैव टू यूज क्लीमेंसन रिडक्शन व्हेन द बेस सेंसिटिव ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप जैसे कौन से हैं? हेलोजेंस हैं, कोई लिविंग ग्रुप है तो वो बेस सेंसिटिव है। अगर हम इससे वोल्फ-किर्शनर, ये कौन सी कंडीशंस हैं? वोल्फ-किर्शनर कंडीशन और ये कौन सी कंडीशंस हैं? ये क्लीमेंसन कंडीशंस है ना। तो वोल्फ-किर्शनर कंडीशंस लगाई और ये कैसा था? ये ग्रुप कैसा है? बेस सेंसिटिव है। बेस सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है ये बेस सेंसिटिव क्यों है। अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई, कमेंट करो भाई बेस सेंसिटिव क्यों है, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट करो। तो मैं प्रीमियर करा करूँ यार? ये बताओ कि प्रीमियर करा करूँ या डायरेक्टली पोस्ट कर दूँ कि अपने अपने हिसाब से देख लोगे तुम लोग। इसमें तो टाइम स्टैम्प भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि पूरा ही देखना पड़ेगा ना, कोई एक रिएक्शन देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक। तो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन अगर हम कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O तो जाएगा ही, साथ में क्लोरीन भी चला जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगी, जो हमें डिजायरेबल नॉन डिजायरेबल है। हमारी इच्छा नहीं है इसे बनाने की, फिर भी बन गई। लेकिन अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो इससे क्लोरीन नहीं जाएगा क्योंकि HCl पहले से ही है, क्लोरीन के साथ एसिड मीडियम में कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ये डिजायरेबल बन गया। ये क्या बन गया? डिजायरेबल बन गया, ठीक। इसी तरह से अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो, व्हेन वी विल यूज
we will use Wolff-Kishner reduction in preference to Clemmensen reduction if acid sensitive group is present. अब acid sensitive group कैसा होता है, जैसे OH. अब OH अगर बन गया तो इससे अगर हम बेस से रिएक्शन कराएंगे तो इससे हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि OH खुद बेस की तरह काम करता है, इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये क्लोरीन लगा देगा, OH2 को वाटर की तरह निकाल देगा और फिर OH को वाटर की तरह लीव करा देगा और फिर Cl को ऐड करा देगा. तो ये नॉन डिजायरेबल है. ठीक है, ये नॉन डिजायरेबल है और ये क्या है, डिजायरेबल है. ठीक. तो जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप था तो हमने कराई वोल्फ-किशनर रिडक्शन, और जब बेस सेंसिटिव ग्रुप था तो हमने कराई क्लेमेंसन रिडक्शन. ठीक. अब बात आती है डी कार्बोक्सिलेशन. डी का मतलब होता है रिमूवल. डी कार्बोक्सिलेशन को अगर ब्रेक करो तो डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल. और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2. ठीक. तो रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन. इसे करते कैसे हैं कि हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं. क्या है, अगर हम इसका नाम लिख दें तो क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और इसकी रिएक्शन NaOH और COA से कराते हैं तो RH बनता है और Na2CO3 बनता है. NaOH और COA को कहते हैं सोडा लाइम. तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहेंगे, सोडा लाइम. ठीक. तो इससे RH बन जाएगा. तो अगर हमने बेंजीन सोडियम बेंजोएट ले लिया और इसकी रिएक्शन कराई तो इससे क्या बन जाएगा, RH का मतलब क्या बन गया. और एक बात ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत है. फिर भी अगर तुम चाहो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है. इससे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें भी H लग जाएगा और इसमें भी H लग जाएगा. तो सिंपल है, CO2 हटाओ और H लगा दो. ठीक है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें बीट अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, वो बहुत जल्दी डिकार्बोक्सिलेट होते हैं. उनके लिए हमें किसी भी डिकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती. ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिनमें अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो. जैसे अगर हम ये ले लें कि ये अल्फा बीटा कीटो एसिड है, मान लिया ये क्या है, बीटा पे कीटो है और एसिड है. इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा. IIT ने कम से कम 4 बार पूछ रखी है रिएक्शन. ठीक है. तो क्या है, बीटा कीटो एसिड है. अब बीटा कीटो एसिड को जब हम हीट करते हैं तो होता क्या है कि अल्फा पोजीशन पे देखो ये -I वाला ग्रुप मिल गया. तो ये क्या करता है, इसे डिकार्बोक्सिलेट कर देता है और डिकार्बोक्सिलेट करके बनाएगा क्या, +CO2 बन जाएगी. ठीक. अब अगर हमें इसकी मैकेनिज्म लिखनी हो, पहले देख लो ऐसे कि क्या हुआ कि हमने CO2 को निकाल दिया. इस CO2 को गोली मार के निकाल दो तो H इस पे जोड़ दो, बस सिंपल बन गया. आसान है ना. अब इसकी मैकेनिज्म अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो हमने बीटा कीटो एसिड लिख लिया, ये अल्फा ये बीटा है. देखना जरा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, इस लोन पेयर ने इस H को एसिडिक H को लिया, ये बॉन्ड पेयर उठ के यहाँ गया, ये बॉन्ड पेयर उठ के यहाँ गया और ये बॉन्ड इधर आ गया. तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें एक 6 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई देगी. ठीक. ये 6 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई दी, जिसपे इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देगा और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई देगा. तो 6 मेंबर की अगर ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो वो साइक्लिक रिएक्शंस थोड़ी सी तेज हो जाती है. ये डबल डैगर है, डैगर मतलब खंजर, डबल डैगर ये ट्रांजिशन स्टेट दिखाने का तरीका है. ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट. और ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में अंतर हम लोग पहले से जानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वो मोमेंटरली ही बनती है. तो ये बन गई. अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो देखो क्या हुआ, तो हम एरो पे नंबर डाल दें 1 2 3 4. ठीक है. जब ये हुआ तो बना क्या, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 और निकल गई CO2.
ये बन गया इनॉल, इनॉल को टॉटोमराइज करा देंगे, टॉटोमेरिज्म होगी तो इसकी कीटो फॉर्म बन जाएगी। और कीटो और इनॉल में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कीटो फॉर्म बन गई, ये इनॉल फॉर्म थी। ठीक है, सिंपल है कि बीटा कीटो एसिड की हम लोग हीटिंग करते हैं तो ये क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट होता है। और बीटा कीटो एसिड एक पॉपुलर एग्जांपल है, लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें तो उस टाइम पे डीकार्बोक्सिलेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमने इसे लिखना है तो देखो ये क्या है, ये अल्फा, ये बीटा है, तो बीटा से क्या बन जाएगा, RCOCH3। अब अगर हमने NO2 लिखा तो NO2 भी क्या है, अल्फा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, CO2 निकालेगा। इसकी अगर मैकेनिज्म लिखनी हो तो लिख दोगे क्या? देखो मैं लिख के दिखाऊं क्या? देखो भाई, अब तो मैं दिख रहा है कि 6 मेंबर की रिंग बनती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही? देखो थोड़ा सा हाथ घुमाने से ही काम समझ में आ जाता है। देखो ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया, ये ऊपर गया, ये इधर आया। ठीक, तो अगर तुम चाहो तो इसे और अच्छे से लिखना चाहो तो इसे ऐसे लिख लो। ठीक, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 बिल्कुल आइडेंटिकल आ जाएगी। अब की बार ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली बना रहा हूँ, देखना ज़रा। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये आ जाएगा OH और प्लस CO2 निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसी नाइट्रो फॉर्म है, ऐसी नाइट्रो से क्या बनेंगे, इसका भी टॉटोमेरिज्म होगी। टॉटोमेरिज्म होगी तो क्या बन जाएगा, CH3 N प्लस डबल बॉन्ड O माइनस बन गया ये। ठीक, तो इसकी मैकेनिज्म भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, किसी को भी आराम से हो पा रहा है ना, पढ़ पा रहे हो यार आराम से। मैकेनिज्म लिखनी है, मतलब यूट्यूब को पॉज करो, पेन उठाओ और पेन डाउन करके लिखो, ऐसे हवा मत पड़े ना कि हाँ 1 से 2 ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया और ऐसे तो हो गया, ये मत करना। कॉपी पर लिखना, पेन डाउन करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो कोई फायदा वायदा नहीं है पढ़ाने वढ़ाने का, है ना। अब बात करते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस की। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उससे एल्केन्स बन जाएंगे। कैसे एल्केन्स बन जाएंगे, हायर एल्केन्स बन जाएंगे। एल्केन्स कैसे हैं, हायर एल्केन्स बन जाएंगे। तो जैसे ये कैसी रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन है। जो ऊपर वाली रिएक्शन थी ये कैसी थी, स्टेप डाउन रिएक्शन थी। इसमें हम कार्बन कम कर रहे हैं ना, तो स्टेप डाउन रिएक्शन है। और ये वाली कैसी है, ये स्टेप अप है रिएक्शन। ठीक, तो क्या हुआ कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तो क्या करना है, सिंपल बाकी सबको हटा के सिंपल क्या करना है, सिंपल इस दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ दिया, देखो CO2 NaOH और H2 निकाल दिया हमने। ठीक, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अब जैसे अगर हम इसे बनाए तो इससे क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, देखो ज़रा, बाकी सबको तो हटा देंगे, तो ये दोनों ग्रुप आपस में आके जुड़ जाएंगे, CO2 बनेगी, NaOH बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सिंपल है, बिल्कुल आसानी से बना दिया। बाकी COH सबको उड़ा दो, गोली मार के निकाल दो और दोनों को जोड़ दो आपस में, इतना ही करना है। तो अब इसे मुश्किल बनाते हैं, थोड़ा कठिन तो करना है, एडवांस लेवल पर तो ले चलें तुम्हें। तो मैकेनिज्म लिखते हैं इसकी मैकेनिज्म पे बेस्ड भी क्वेश्चंस IIT ने पूछे हैं, ये भी IIT ने पूछ रखे हैं मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस, इसलिए इसकी बात करें क्योंकि मेंस में ये बात पूछी गई, जेई मेंस में आई थी बेसिकली। तो जो ये कह रहे हैं कि मेंस में तो मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वही मेंस का जो केमिस्ट्री अगर नहीं हो पाया तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक, तो जैसे अगर हम कैथोड पे बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जाएगा, कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं हम लोग। कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और एनोड कैसा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है।
एनोड पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है, तो निगेटिव पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज जाएगा, तो Na प्लस गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना दिया, Na सॉलिड। जो Na सॉलिड था वो पानी में गिरा, और सोडियम पानी में गिरता है तो आग लगती है किसकी वजह से, NaOH और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वजह से आग लग जाती है। हाइड्रोजन कैसी है, इनफ्लेमेबल गैस है जो खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती, और ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, दूसरों को जलाती है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि हाइड्रोजन खुद नहीं जलती है, दूसरों को जलाती है, खुद जलती है, दूसरों को नहीं जलाती है, जबकि ऑक्सीजन खुद नहीं जलती, दूसरों को जलाती है। ठीक है ना। तो अब इसके आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, RCO माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, RCO रेडिकल बन गया। जो RCO रेडिकल बना वो क्या हुआ, ब्रेक करा तो इससे R रेडिकल बन गया और CO2 बन गया। जो R रेडिकल बना वो दूसरे R रेडिकल से डाइमराइज कर जाके RR बना देगा। एक R रेडिकल और दूसरे R रेडिकल को आपस में क्या करेंगे, डाइमराइज कर देंगे, जिससे कि RR बन जाएगा आसानी से। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द pH ऑफ द कैथोडिक कंपार्टमेंट विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि कैथोड पे क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। NaOH बनने से क्या होगा कि बेसिक मीडियम बढ़ेगा और pH कैथोडिक कंपार्टमेंट की बढ़ जाएगी। ये लाइन पूछी थी जेई ने, ये IIT ने जेई मेन से पूछी थी। ठीक, ये जेई मेन से पूछी गई थी लाइन, यही लाइन एग्जैक्ट सेंटेंस पूछा था कि कैथोडिक कंपार्टमेंट का pH बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे निकलेगी, CO2 कौन से इलेक्ट्रोड पे निकलेगी। तो CO2 कहाँ निकल रही है, एनोड पे, हाइड्रोजन कहाँ निकल रही है, कैथोड पे। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस करना है। तो देखो भाई क्वेश्चंस कैसे करेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। तो हमें पता है कि क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी, CO2 निकल जाएगी और एक रेडिकल बन जाएगा। अब ये रेडिकल क्या कर सकता है, दो काम कर सकता है, या तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर ले या फिर इंटरमोलिकुलर कर ले। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाए, तो ये डबल बॉन्ड बना दे और एल्कीन बन जाए। और इंटरमोलिकुलर का मतलब है डाइमराइजेशन कर ले, क्या कर ले, डाइमराइजेशन कर ले। जब डाइमराइजेशन करेगा तो दो रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे सेम, तो साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, जो कि लेस फीजिबल है, लेस प्रोबेबल है। ठीक, ये लेस प्रोबेबल है। तो मेजर कौन सा बना, मेजर ये बना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। तो लिख देते हैं, इन जनरल इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस are faster than intermolecular reactions due to entropy factor। एंट्रोपी फैक्टर की वजह से हो रहा है कि जब डाइमराइजेशन होता है तो एंट्रोपी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक, ये अगली लाइन में भी लिखा मैंने। तो जब अगले क्वेश्चन करेंगे तो क्या बनाएंगे, इसमें ये रेडिकल बनाएंगे, तो ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, एल्काइन बना देगा। क्या बना देगा, एल्काइन बना देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस कैसी हो गई, फास्टर हो गई, किससे, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से। इतनी बात समझ में आसानी से आ जानी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मज़ा आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि सर हाँ रिएक्शंस मैं कर पा रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, अपने आप में ही दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि यहाँ रेडिकल आएगा और यहाँ रेडिकल आएगा, ये आपस में क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेंगे और साइक्लोब्यूटेन बना देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इसे थोड़ा सा ऊपर लिखना। ठीक, जब इसकी रिएक्शन होगी तो इससे बनेगा क्या,
इससे यहाँ रेडिकल बनेगा, यहाँ बनेगा। तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है। बन गया कि नहीं बन गया भाई, सब लोग बताओ, सही है या गलत है? बन गया आसानी से। जब ये तुमने बना लिया और तुमने कहा कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होती है और ये बन गया, तो मैं कहूँगा कि ये तो गलत बन गया, क्योंकि ये जो कंपाउंड था ये कैसा था? एंटी एरोमेटिक था, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, तो ये क्या होगा? ये डाइमराइज होगा। अब मजबूरी है इसकी, पहले इसने इंट्रामोलिकुलर करने की कोशिश की, इंट्रामोलिकुलर करने से क्या हो रहा था? ये डाइमराइज इंट्रामोलिकुलर करने से ये कैसा हो जा रहा था? एंटी एरोमेटिक हो जा रहा था, जिसकी वजह से इसने इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं की, ये एंटी एरोमेटिक हो जा रहा था। अब इसने क्या करना है? डाइमराइजेशन करना है। तो डाइमराइजेशन देखो कैसे होगा, तो मैं विजुलाइज कराने के लिए मैं लिख दूंगा। वैसे तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये दोनों इधर जुड़ेंगे, ये दोनों इधर जुड़ेंगे, तो जो प्रोडक्ट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आसानी से बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसानी से। मैं क्वेश्चन साथ साथ करवाता चल रहा हूँ, प्रैक्टिस साथ साथ होती जा रही है। क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत घर पे होगी थोड़ा, लेकिन नोट्स पहले रिवाइज करने होंगे। नोट्स अच्छे से आने ही चाहिए यार, कोई और ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या किया देखो यार, इसमें हमने ये रेडिकल बनाया। अब रेडिकल बना के इंट्रामोलिकुलर अगर रिएक्शन कराओगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराई तो उससे क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या सोचा कि हम डाइमराइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? डाइमराइजेशन। भाई नेक्स्ट स्टेप तो ये देखेंगे, डाइमराइजेशन कराएंगे। तो हमने क्या कराया? डाइमराइजेशन कराया। जब डाइमराइजेशन कराया तो देखो बना क्या। जब ये बन गया, जब ये बन गया, ध्यान से देखना, तो ये कंपाउंड कैसा बना? ये बीच वाली रिंग है, द सेंटर रिंग बिकेम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो हम डाइमराइजेशन भी नहीं कराएंगे, ये भी नहीं बनेगा। ठीक, तो हम क्या कराएंगे? हम ट्राइमराइजेशन कराएंगे। तो ट्राइमराइजेशन कैसे कराएंगे भाई? डाइमराइजेशन से काम नहीं चल रहा तो हम क्या कराएंगे? ट्राइमराइजेशन कराएंगे। ट्राइमराइजेशन का मतलब 3 बार हम जोड़ेंगे। और देखो रिएक्शन को जितना ज़्यादा तुम लिख के करोगे, जितनी ज़्यादा बार पढ़ के करोगे, उतना ही याद रहेगी, ऐसे याद नहीं रहने वाली। बिल्कुल याद समझ लो कि अगर तुमने कॉपी लेके बैठ के, मेरी कॉपी कम से कम मेरे नोट्स लेके अगर याद करोगे तो याद नहीं होंगे, उन्हें लिख लिख के करोगे तो याद हो जाएंगे और जीवन भर याद रहेंगे जब तक जीवन है। तो देखो जब प्राइमराइजेशन कराएंगे तो होगा क्या कि एक 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, उसके ऊपर से एक 5 मेंबर की रिंग यहाँ बनेगी, एक 5 मेंबर की रिंग यहाँ बनेगी और एक 5 मेंबर की रिंग यहाँ बनेगी। ठीक, और बीच वाली रिंग कैसी बन गई? बीच वाली रिंग बन गई कैसी? एरोमेटिक। यार हाँ सही बनाया ना। ठीक, तो कैसी बन गई? ये बीच वाली रिंग बन गई एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक रिंग होने की वजह से जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा ट्राइमराइजेशन वाला ही आएगा। ठीक है, तो बेंजीन बन गई ना बीच में। अब अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए कि दूर दूर हो, 1-2 पे ना हो पोजीशन पे, तो क्या बनाएंगे? तो इससे देखो क्या बनेगा कि मैं अगर इसे और सही बना दूं तो एक यहाँ रेडिकल बनेगा, एक यहाँ रेडिकल बनेगा, और ये 1 2 3 4, तो इससे कितने मेंबर की रिंग बन जानी है? 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन जानी है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ये सिंपल है। अब आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो 12th में भी है
और एल्काइल हैलाइड का भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम लोग एल्काइल हैलाइड जब पढ़ेंगे तो बहुत कम करेंगे, यहाँ पे ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड में रिपीट टेलीकास्ट करने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसमें लिख दूंगा कि रेफर टू टेलीग्राम, वहाँ पे चैनल में लिंक भी दे दूंगा क्या कि हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो देख लो जाके, वहाँ से ही होगा ये काम। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, सबको आती है, तो सबसे सिंपल रिएक्शन है दुनिया की। क्या करेंगे कि RX की रिएक्शन Na से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ RX, मतलब 2RX ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 2Na, और ड्राई ईथर लेंगे। ड्राई ईथर ले लेंगे क्योंकि सोडियम यूज़ कर रहे हैं, आग न लगने पाए, तो इससे RR बन जाएगा और 2NaX बन जाएगा। तो ये भी स्टेप अप रिएक्शन है। ये भी कैसी रिएक्शन है, स्टेप अप रिएक्शन है। तो इससे क्या करा, डिब्बा बनाया, 2NaX निकाल दिया और R और R को जोड़ के लिख दिया। तो इसमें देखो यहाँ से 2NaX निकाल देंगे, दो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बनना। अब हमें उम्मीद किसकी थी, हमें उम्मीद थी केवल इसके बनने की, हमें उम्मीद थी केवल इसके बनने की। ठीक, लेकिन जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन गए वो ये बन गए, ये हमारे अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन गए कि ये भी बन के आ गए हमारे पास में। तो ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। तब ये बने क्यों, इनके बारे में बात करनी है, और हमें ना चाहे इन्हें बनाना तो क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करनी। भाई अनडिजायरेबल डिजायरेबल चीज़ ना हो, हम यही तो चाहते हैं। तो ये बने क्यों, पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर इन्हें कैसे अवॉइड करेंगे, तो उसके लिए कोई और रिएक्शन ढूंढेंगे। तो मैकेनिज्म पहले इसकी जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले सोचा गया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म कैसे होगी ये लिख के दिखाता है। हुआ क्या कि हमारे पास Na था, हमारे पास Na था, तो Na तो रीडली क्या करेगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जो एक ये इलेक्ट्रॉन बना वो हमने अपना प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड जो लिया था वो इथाइल क्लोराइड लिया था। इसमें यहाँ पे डेल्टा प्लस है, इस पे डेल्टा माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो इस पे सिंगल हेडेड एरो लगाया, देखो तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 रेडिकल बन गया, CH3 CH2 रेडिकल बन गया। ठीक, अब ये रेडिकल दो काम कर सकता है। ये रेडिकल या तो डायमराइज हो सकता है, ये कौन सी रिएक्शन है, डायमराइजेशन, जो अभी तक हम लोग ऊपर कर रहे थे, कोलवे में भी की थी, तो इसे डायमराइज कर दिया तो ये बन गया, और यही हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट भी था। लेकिन जब रेडिकल बनता है तो वो डायमराइज होने के साथ साथ डिसप्रपोर्शनेट भी कर सकता है, कि वो इस H को रेडिकल की तरह ले ले और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन, इसे क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इससे बन गया CH3 CH3 और बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, CH3 CH3 बन गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें देखो, अगर इस स्पीशी का देखो तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और अगर हम इसे देखें तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन को क्या कहते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। देखो यार, कंटेंट तो बहुत ही सारा है पढ़ाने के लिए और मैं पढ़ाऊंगा भी सारा, लेकिन तुम्हारे धैर्य की ज़रूरत है और तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमने क्या किया, अब हमें लगा कि ये मैकेनिज्म हो, ये बहुत मज़ा आया, तो हमने कही कि इस मैकेनिज्म को वेरीफाई कैसे करें। वेरीफाई काइनेटिक्स की मदद से करेंगे। तो काइनेटिक्स की मदद से हमने क्या किया कि इसमें ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिया। अब ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन इज ए रेडिकल स्कैवेंजर। ये मैं बात बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज ए रेडिकल स्कैवेंजर। तो ऑक्सीजन अगर रेडिकल स्कैवेंजर है तो वो क्या करना चाहिए, उसे रेडिकल्स को पकड़ लेना चाहिए, और जैसे ही वो रेडिकल को पकड़ेगी रिएक्शन का रेट स्लो हो जाना चाहिए था। भाई ऑक्सीजन क्या थी, रेडिकल स्कैवेंजर थी, तो मान लो उसने इस रेडिकल को पकड़ लिया। अगर इस रेडिकल को पकड़ लिया तो आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, रिएक्शन को स्लो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि कोई अल्टरनेट पाथ वो चूज कर रहा है।
तो हमने क्या किया, वी हैव इंजेक्टेड O2 विच इज अ रेडिकल स्कैवेंजर बट द रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिड नॉट डिक्रीज, दैट मीन्स इट इज़ फॉलोइंग सम अल्टरनेट पाथ, मतलब एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग रास्तों से जा रही है, एक रास्ते को हमने ब्लॉक कर दिया तब भी रिएक्शन के रेट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब वो क्या, किसी और रास्ते से भी जा रही है। तो आयनिक मैकेनिज्म देखते हैं। अब आयनिक मैकेनिज्म देखेंगे तो 2Na ले लेंगे, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए, अब ये दो इलेक्ट्रॉन मिलकर अटैक करेंगे तो पूरा एरो लगाएंगे और ये बॉन्ड घूम जाएगा, तो इससे CH3 CH2 माइनस बन जाएगा प्लस Cl माइनस बन जाएगा। ठीक, अब जो CH3 CH2 माइनस है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ऊपर लिख देते हैं। CH3 CH2 माइनस जो है वो क्या है, वो दो चीज़ें हैं, न्यूक्लियोफाइल as well as a base, as well as a base। न्यूक्लियोफाइल भी है तो और बेस भी है, तो पहले अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये इस पे सब्स्टिट्यूशन कर देगा और Cl को निकाल देगा, दिस इज कॉल्ड SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर, ठीक, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक SN2 है इसे, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, Cl निकल जाएगा और CH2 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए, Cl निकल गया। अभी यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। लेकिन CH3 CH2 माइनस कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल। ये क्या करे, बीटा से H निकाल ले और अल्फा से Cl निकाल दे, तो इस रिएक्शन को कहते हैं E2। E2 इज एलिमिनेशन बाइमोलिक्यूलर। तो भाई जो लोग 12th वाले हैं वो समझ पा रहे हैं कि अपने आप थोड़ा थोड़ा हम बात करना शुरू कर चुके हैं पहले से ही अल्काइल हैलाइड की, और 11th वालों के लिए ये पूरी बात पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 12th में जब वो आएंगे तो उन्हें वो बात समझ में आ जाए। क्योंकि वीडियो तो देखने 12th वाले अभी नहीं देखने, वो समय आएगा तब देखना, जब 11th पास हो जाए तब, है ना। आराम से करोगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और तुम्हारे पास तो वीडियो पहले से ही रिकॉर्डेड रहेंगे 12th वाले ये अध्याय निश्चय बैच के, तो इन्हें दोबारा देख लेना, ठीक। तो ये क्या बन गया, CH3 CH3 और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे इसने कैसे बिहेव किया, इसने बेस की तरह बिहेव किया। तो इसी वजह से देखो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी बन रहे हैं और आसानी से बन जा रहे हैं, ठीक है। तो दो तरह की मैकेनिज्म है वर्ड्स की, कैसी कैसी, एक तो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिसमें ऑक्सीजन डालने से रिएक्शन का रेट स्लो नहीं हुआ, तो हमने क्या करा, हमने मान लिया कि कोई अल्टरनेट पाथ है और उस पाथ को हमने आयनिक मैकेनिज्म कहा। दूसरी है कैसी, आयनिक मैकेनिज्म, और आयनिक मैकेनिज्म से भी हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वुड्स रिएक्शन लिखे तो कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते। इट गिव्स बेटर यील्ड विद सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक, मतलब जब इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो ये बेटर यील्ड देती है, ऑड नंबर के साथ ये बेटर यील्ड नहीं देती। इट गिव्स एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स व्हेन 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड। अगर 2 हम एल्काइल हैलाइड यूज कर लें तो कम से कम 3 एल्केन्स बनेंगे, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब 3 एल्केन बनेंगे। मान लो अगर हमने इसका एग्जांपल ले लिया कि CH3 और CH3 CH2X ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी सेल्फ हो सकती है तो CH3 CH3 बन जाएगा, इसकी सेल्फ होगी तो C2H6 बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों की क्रॉस होगी तो प्रोपेन भी बन जाएगा, ठीक। तो मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं और एल्केन सारी गैसेस हैं, उन्हें निकालने में होगी बहुत तकलीफ, तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। वुड्स रिएक्शन इज नॉट दैट एट ऑल दैट गुड रिएक्शन, ठीक है ना। अब वी कैन नॉट यूज दोज एल्काइल हैलाइड्स दैट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। हम ऐसे एल्काइल हैलाइड नहीं यूज़ कर सकते जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो फॉन से जुड़ा हो, फॉन या फॉन से जुड़ा हो, FONX से जुड़ा हो, तो उसे हम एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। बिकॉज इन दैट केस इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एंड Na रिएक्ट विद एसिडिक एच रैपिडली। तो Na क्या करेगा,
रैपिडली रिएक्ट कर लेगा। मान लो हमने ये सवाल देखा और हमने सोचा कि इससे जब रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या। इससे हमने सोचा ये बन जाएगा OH, NaBr निकल जाएगा, Br OH बन जाएगा। लेकिन ये बनेगा नहीं, विल नॉट फॉर्म, ये बनेगा नहीं। होगा क्या कि Na पहले रिएक्ट कर लेगा किससे, एसिड बेस से, तो O माइनस Na+ बना देगा, ये बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, फिर ये O- क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 कर देगा और इससे क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, आगे बात करते हैं। इन जनरल क्या होता है, इसे ऊपर लिख लेते, थोड़ा नीचे हो गया यार, इसे ऊपर लिख लेते हैं इनको। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल डायमराइजेशन प्रोडक्ट कैसे होते हैं, मेजर होते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट 0 या 0 होती है। ये सवाल नीट में आया था 2023 में। ठीक, नीट में आया था, मैं मतलब नीट के लिए तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी नीट अगर किसी ने दिया हो, क्योंकि मेंस में भी आ ही सकता है, नीट में आ गया तो मेंस में भी आ ही सकता है। तो इन जनरल डायमराइजेशन प्रोडक्ट्स आर मेजर बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट 0 एक्टिवेशन एनर्जी। 0 एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से क्या होते हैं, उनकी जो डायमराइजेशन प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं लग रही बनाने में, आसानी से बन जाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से बनते हैं। अब जैसे अगर हमने 3 डिग्री ले लिया, हमने ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल जब लेते हैं तो अगर हम इसका डायमराइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखना जरा। तो डायमराइजेशन होने से ये बन जाता है, दिस इज नॉट फॉर्म्ड, इसे अलग पेन के कलर से लिख देता है, दिस इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर होता है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन मेजर होगा तो क्या बन जाएगा, एक एल्केन बनेगी और दूसरी एल्कीन बन जाएगी। तो ये मेजर होता है। ठीक, अब अगर हम डाईहेलाइड्स की बात कर लें तो इन केस ऑफ 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 अगर इस तरह के डाईहेलाइड्स हैं, इन केस ऑफ 1, 3, बताना भाई वुड रिएक्शन इतनी डिटेल में तुमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी और मज़ा आया या नहीं आया। इन केस ऑफ 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6 डाईहेलाइड्स, इंट्रामोलिकुलर वुड रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड साइक्लिक प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो ये कैसा है, देखो 1, 3 है तो इंट्रामोलिकुलर वुड रिएक्शन होगी और 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अब ये देखो, ये भी कैसा 1, 3 है तो इसे भी जोड़ दिया, इसमें इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है। ये कैसा है, ये भी 1, 3 है, ये आईटी ने 2005 में पूछा हुआ सवाल है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अरे भाई आराम से बन जाए। ठीक, अब ये कैसा है, देखो जरा, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है तो इसमें 5 नंबर की रिंग बनेगी। ठीक, अब ये कैसा है, देखो जरा, 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3 इधर लिख दो और 1, 2, 3 इधर लिख दो, तो देखो ये भोलेनाथ का डमरू बन जाएगा, स्पाइरो कंपाउंड। अब इसमें देखो ये कैसा है, ये 1, 2, 3, 4 है तो 1, 4 है। तो इसमें क्या बनेगा, जिसमें नया बॉन्ड बनेगा वो मैं दूसरे कलर से बना दूंगा तो ध्यान रहेगा। और ये बॉन्ड नया बन गया एक, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्यूबेन। क्या कहते हैं इसे, क्यूबेन कहते हैं। ठीक, अगर 1, 7, 1, 8 और हायर डाईहेलाइड्स होते हैं तो उनके केस में पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनते हैं, वो आगे पॉलीमराइज होते जाते हैं और चेन किसी एक पॉइंट पे जब सब्सटेंस खत्म हो जाएगा तब खत्म होगी, या फिर अगर हम किसी मीन से उसे रोकना चाहेंगे तो रुक जाएगी। ठीक है, तो CL अगर लगाए तो 14 बनेगा, 21 बनेगा, 28 और ऐसा चलता रहेगा।
अगर 1,2 डाइहैलाइड्स हुए, अगर 1,2 डाइहैलाइड्स हुए, देखो ये थोड़ा सा तेज कर लो, कि अगर 1,2 डाइहैलाइड्स हुए तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होने से क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, और बन गई एल्कीन। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कोरिया सिंथेसिस की। कोरिया सिंथेसिस में क्या होता है कि हम R-X ले लेते हैं और एक R2CuLi लेते हैं। R2CuLi इज कॉल्ड गिलिमंस रिएजेंट। क्या कहते हैं इसे, गिलिमंस रिएजेंट कहते हैं। नाम याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन वुड्स रिएक्शंस के ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए यूज़ की गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, गिलिमंस रिएजेंट की रिएक्शन ईथर से कराई तो R बन गया, RCU बन गया, और LiX बन गया। तो RX की रिएक्शन Li से कराई तो RLi बन गया और LiX बन गया। इसे कहते हैं एल्काइल लिथियम, और एल्काइल लिथियम क्या है हमारा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्या है, एल्काइल लिथियम हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है। ठीक, फिर RLi की रिएक्शन CuI से कराई तो R2CuLi बन गया और LiI बन गया। तो R2CuLi में R पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसने SN2 करी और X लिविंग ग्रुप था उसे निकाल दिया और R' पे अटैक करके RR बना दिए। ठीक है, तो अगर जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो याद ध्यान रखना कि R2CuLi में क्योंकि मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज बियर करता, तो कार्बन हैज टू बियर नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, उसने सीधे सब्सटीट्यूट किया, तो क्या किया, एक R माइनस ने किस पे अटैक कर दिया, R' पे अटैक कर दिया, तो R बन गया और RCU बन गया और LiX बन गया। इसका फ़ायदा ये है कि हम इससे क्या बना सकते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि वी कैन फॉर्म अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। जो हम वुड से नहीं बना पा रहे थे उससे हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्केन बना लेंगे। और बेटर यील्ड के लिए क्या होना चाहिए कि RX शुड बी प्रेफरेबली CH3X और 1 डिग्री एल्कालाइड टू अवॉइड एनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब एलिमिनेशन नहीं हो, इसके लिए हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये पूरा कंपाउंड इस पर अटैक करेगा, इसे निकाल देगा, तो क्या बन गया, आराम से बन गया अनसिमेट्रिकल। बाकी प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या किया, इसने इस पर अटैक किया, इससे निकाल दिया, तो क्या बन गया, CH3 CH2 CH3 बन गया आसानी से। ठीक, अब बात करते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत पॉपुलर, विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया और उसे नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। विक्टर ग्रिग्नार्ड के बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हम इसे डिटेल में अल्कोहल में जाके पढ़ेंगे, अल्काइलाइड में पढ़ेंगे जाके, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए एल्केन की प्रॉपर्टीज़ के तरह ही से देख लेते हैं। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब इसमें R- दो तरह से काम कर सकता है, एज ए बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेस की तरह तब काम करेगा अगर इसे हमें क्या मिल जाए, इसे अगर एसिडिक H मिल जाए तो ये बेस की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा, RH बना देगा और MgX और Z अलग कर देगा। तो एसिडिक H कौन कौन से होते हैं, हमने बताया कि ऑक्सीजन जुड़ा H और O से जुड़ा H, N से जुड़ा H, ये कैसे है, एसिडिक H है। और sp हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा H भी एसिडिक होता है। तो RMgX की रिएक्शन अगर वाटर से कराई तो RH बन गया, अल्कोहल से कराई HCl से कराई, H2SO4 से, एसिड से, एमीन्स अमोनिया से, एल्काइन टर्मिनल एल्काइन से, सल्फोनिक एसिड से, एमाइड से और साइक्लोपेंटाडाइन आयोडाइन से। क्योंकि ये भी एसिडिक H है, क्यों, क्योंकि इससे जब H निकालोगे तो क्या बन जाएगा, इससे जब H निकालोगे तो क्या बन जाएगा, इससे H निकालने पे ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। या HNO2 से निकालने तो, HNO3 से निकालने तो भी ये RH बना देगा। ठीक, अब ये रिएक्शन यूज़ क्यों की जाती है, दिस रिएक्शन यूज एज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन एन अननोन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में अगर हमें एसिडिक हाइड्रोजन पता करने होगी कितने हैं, तो उसके लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। इस मेथड को कहते हैं ज़ेरेविटनॉफ मेथड। कितने लोगों ने नाम सुना था ज़ेरेविटनॉफ का, जरा बताना मेरे को कि दिस मेथड इज नोन एज ज़ेरेविटनॉफ मेथड, और कितने लोगों ने ज़ेरेविटनॉफ का नाम सुन रखा था। अब ऑर्गेनिक तेज चलेगी थोड़ी सी, है ना, जो धीमे पढ़ाने वाला टॉपिक हो उसे धीमे पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर की लेंथ तब थोड़ी सी 1 घंटे 5 मिनट 1 घंटे 10 मिनट के ही होंगे सारे लेक्चर, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि धीरे धीरे आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे हमने ले लिया CH3MgX ले लिया, CH3MgX की रिएक्शन HZ से कराई तो CH4 निकली। अब CH4 के हमने वॉल्यूम मेजर कर लिया STP पे, तो जितना वॉल्यूम CH4 का होगा STP पे उतने ही मोल्स होंगे CH4 के STP पे, यानी उतने ही मोल्स ग्रिग्नार्ड यूज हुआ होगा जितने मोल्स STP पे यूज हुएंगे। किसके, ये IT ने पूछा है क्वेश्चन, ये JEE एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जितने मोल्स किसके निकले CH4 के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 evolved is equals to number of moles of
CH3 MgX used or will be equals to number of moles of acidic H present in the compound। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी क्या हो गई, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हो गई। तो आज की क्लास में हम लोग एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे। अब जो ट्यूसडे वाली क्लास आएगी उसमें हम लोग एल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में एल्कीन्स की प्रिपरेशन करेंगे। और एल्कीन्स थोड़ा बड़ा है तो उसमें टाइम लगेगा, और इस हफ्ते के एंड तक हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट संडे तक हाइड्रोकार्बन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एल्काइल हाइड पे पहुंच जाएंगे और कोर्स हम लोग आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। सबसे अच्छा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे को थोड़ा सा खुशी मिल जाए, तो थोड़ा सा चैनल पॉपुलर हो, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो कि मैं इस लिंक से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ते रहो, खूब तबीयत का ध्यान रखो और पढ़ाई करो। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।